नमस्कार, द वायर के लिए मैं कृष्णकांत। हमारे साथ हैं माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी जी। इनसे कुछ ताज़ा तरीन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। येचुरी जी, किसान आंदोलन चल रहे हैं, कई राज्यों में किसानों में गुस्सा है और उसी दौरान लगातार आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। और जबकि किसानों को ये अश्योर किया गया था, खासकर आम चुनाव के पहले, कि देश के संसाधन पर पहला हक गरीबों और किसानों का है, जिस पर जनता ने भरोसा किया। और अभी आप देखिए कि मरते हुए किसानों को जैसे छोड़ दिया गया है, उनके तरफ से कोई खड़ा हुआ नहीं दिख रहा है। ये कब तक चलता रहेगा? भाई, ये आंदोलन तो और बढ़ेंगे और आंदोलन बढ़ने की का मुख्य कारण एक ही है, वो है कि जो वायदे किए गए थे किसानों के लिए नहीं, पूरे देश की जनता के लिए, जो अच्छे दिन की बातें जो कर रहे थे, उसके अंदर ठोस रूप से किसानों के लिए आपने दो बातें कही थी। दो वायदे किए गए थे कि कर्ज में डूबकर जो आत्महत्या करने के अलावा और कोई चारा नहीं है किसानों को, उससे बचाने के लिए ऋण माफी करेंगे जी। दूसरी ओर से कहा गया कि ऋण माफी तो सिर्फ एक समय के लिए वो राहत मिल सकता, लेकिन आगे के लिए किसान को इस नौबत पे ना पहुंचे तो उनके लिए जो न्यूनतम दाम जो दिया जाएगा, उनकी खरीदारी जो करेगी सरकार, वो होगा उनकी जो कॉस्ट ऑफ इनपुट है, खर्चा जितना होगा उसका 1.5 गुना। और ये वायदा था उनके, बाकायदा उनके मैनिफेस्टो में जी। और ये आज भी अफसोस की बात यह है कि ये आंदोलन चल रहे हैं, पुलिस की गोलीमारी से किसान मर रहे हैं, और उस समय आप देखते हैं पूरे अखबारों में देश के अंदर रंगीन तस्वीर प्रधानमंत्री जी का कहते हुए कि हम कृषि क्षेत्र में बहुत कुछ कामयाबी हासिल की। क्या हासिल किया आपको नजर आ रहा है? याचिका भर के दिया सुप्रीम कोर्ट में सरकार खुद कि पिछले 3 साल में कम से कम 12,000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं देश में। यानी इन 3 सालों में 36 से 40 हजार सरकार खुद मानती है जी। असली आंकड़े तो इससे कई गुना ज्यादा है। लेकिन अब ये हालत, ये नौबत सरकार खुद ले आई और किसान के सामने अब आंदोलन के अलावा और कोई चारा नहीं है। और जब हम भी थे, हमारे किसान सभा भी मतलब इसके अंदर बड़े सक्रियता से शामिल है। महाराष्ट्र के अंदर एक यूनिक सी अनुभव हमने देखी। अभी तक पूरा देश, दुनिया जानता है मजदूर जाते हैं हड़ताल पे, अब किसान जा रहे हैं हड़ताल पे। और ये नई चीज है कि किसान भी, और वो अपने उत्पाद रोक ले रहे हैं कि हम अपनी चीजें नहीं देंगे, दूध नहीं देंगे, सब्जी नहीं देंगे, फल नहीं देंगे, फिर आप क्या करेंगे बस। लेकिन कोई दबाव बनता नहीं दिख रहा है सरकार पर कि वो कोई घोषणा करे, या वो सिर्फ ये कह दे कि हमने जो कहा था हम वो पूरा करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, ये समय भी जैसे महाराष्ट्र का आंदोलन लीजिए, 15 महीने पहले जी, मैं स्वयं था मतलब नासिक में एक बहुत बड़ा किसानों की घेराबंदी थी, पूरे शहर को बंद कर दिया था। पूरे जो हाईवेज जो है वो सब में किसान आके लेट गए थे। दो दिन वो पूरा बंद रहा। उसके बाद मुख्यमंत्री उनकी डेलीगेशन को बुलाते हैं मंत्रालय में, मुंबई में बातचीत होती है। कहते हैं 6 महीने का टाइम दीजिए, मैं आपके मांगों को मान लूंगा। 15 महीने हो गया। इस आश्वासन से अब किसी का कोई विश्वास नहीं है। अब कह रहे कि सरकार ये क्यों कर रही है कि एक तरफ कारपोरेट का हजारों हजार करोड़, लाख करोड़ रुपए वो माफ करने की सोच रही है, कर भी रही है, लेकिन किसानों की तरफ उसका ध्यान नहीं है, जो मूल उत्पादक है, जो आपकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है कि बरसात कम होगी तो आपका सेंसेक्स धड़ाम से नीचे चला जाता है। तो ये क्यों ऐसा किया जा रहा है? अब यही है उनका चरित्र। अब ये बात हम पार्लियामेंट ने कितनी बार उठाए कि 11 लाख करोड़ अगर ब्याज के साथ जोड़ो आप, जो अपने बड़े बड़े पूंजीपति जो कर्जा लिए अपने बैंकों से, उन कर्जे के बारे में उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नजर नहीं आती। एक के ऊपर करने की कोशिश की, वो चले गए लंदन में। अब उनके बारे में भी आपका कुछ नहीं चल रहा है। वो पार्टियां अटेंड कर रहे हैं, अपने क्रिकेट मैच देख रहे हैं वहां बैठ के। हाँ, मतलब पूरे देश के टेलीविजन के सामने। अब जाए किसान को, अगर वो अपने 20,000 रुपए या कुछ जो लेता है ऋण बैंक से वापस नहीं देते हैं, तो उसके पशुओं को, उसकी जमीन को आप जब्त करने लगते हो। अब कर्ज आप वापस नहीं कर सकता क्योंकि उसको उत्पादन के लिए वो वैल्यू मिल नहीं रही, दाम। अब करेगा क्या? लाचारी में आत्महत्याएं। देश का अन्नदाता, आप जो बात कह रहे हैं, और अन्नदाता हमारे लिए मतलब बिना उसके तो जिंदा नहीं रह सकता।
कोई भी कार नहीं खाएगा, कुछ नहीं कोई भी होगा। बारूद नहीं खाएगा, सब लोग रोटी खाएंगे। एग्जैक्टली। तो उसको इस तरह से छोड़ देना उसके हालत पर और उस पर कुछ नहीं करना, ये घोर अन्याय ही नहीं, एक पाप हो रहा है मैं कहूँगा, अगर क्योंकि वो विश्वास रखते हैं भगवान में। अच्छा, जो ये नई सरकार में जो चौतरफा चुनौतियां हैं, किसानों में नाराजगी, मजदूरों में नाराजगी, उनको सुरक्षा जो कानून थे उनको आदिवासियों के, मजदूरों के, उन कानूनों में ढील दी गई, उन पर ज्यादा अन्याय हो सकता है अब। वर्कर्स के साथ ये हुआ। दूसरी तरफ कानून व्यवस्था और संविधान के ऊपर एक चुनौती है कि लोगों को पीट कर कहीं भी कोई मार दे रहा है। तो इन सारी चीजों से विपक्ष के पास क्या रणनीति है, वो कैसे निपटेगा? देखिए, सारी चीजों के से हमारी पार्टी और वामपंथी स्पष्ट रूप से जी। ये कहते हैं कि एक प्रचार है आपकी सरकार की और प्रधानमंत्री का, और वो प्रचार के माध्यम के ऊपर उनका पूरा नियंत्रण है, जिसके चलते वे वही बात की प्रचार हो रही है। इसका एक विकल्प जन आंदोलनों के द्वारा ही खड़ा कर सकते हम, और वो जन आंदोलनों में अब देखिए जो जोर पकड़ रहा है, अब ये रुकने वाला नहीं है। रोजगार की बात लीजिए जी जी। आपने किसानों के साथ धोखा दिया। ये दोनों जो आपने जो मांग आपने खुद जो वादे किए थे वो उससे आप दूर हो गए। नौजवानों के लिए क्या कहा गया था? 2 करोड़ रोजगार सालाना 2 करोड़ सालाना, यानी अब तक 6 करोड़ हो जानी चाहिए थी। अब हालत क्या है आपके इंडस्ट्री में? देखो, पिछले 8 साल के मुकाबले सबसे स्लोएस्ट जो है आपकी एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ है या रोजगार बढ़ रही है। आपके रूरल इंडिया में देखिए, ग्रामीण इलाके में जो रोजगार योजना था, ग्रामीण रोजगार योजना, सरकार ने याचिका देकर कहा कि हर साल पिछले 3 सालों में कम से कम 20,000 करोड़ रुपए जो है उनको जो काम कर चुके हैं उनको वेतन जो देना था वो वेतन रोक के रखी, यानी 60,000 करोड़ से ज्यादा काम करवा लिए हो, उनको पैसे नहीं दे रहे हो, तो वहां पर भूखमरी के अलावा क्या होगा? अब सर्विसेज देख लीजिए। आप कहते हैं कि भाई बड़ी तरक्की हो रही है हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, अच्छी बात है, तरक्की हो। 40 लाख नौजवान आज काम करता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी मैकेंसी ने क्या बताया, इसमें से 50 से 60% रिडंडेंट हो जाएंगे, यानी कुछ काम के नहीं रहेंगे। क्यों? टेक्नोलॉजी जो बदल रही है उस हिसाब से इनका रीट्रेनिंग जो जरूरत है वो नहीं हो पा रहा है इनका। अब विप्रो, कॉग्निसेंट और इन्फोसिस, 3 बड़े कंपनी, उन्होंने घोषणा कर दी कि 56,000 लोगों की वहां पे रिटेंचमेंट करेंगे, छटनी करेंगे 56,000। लार्सन एंड टूब्रो, आपका सबसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी है, वो 14,000 की छटनी करने की बात कर रही है। तो अब अगर ये कंपनियां अगर छटनी करते रहे और नोटबंदी का असर अब नजर आ रहा है, आपके छोटे कारखाने, छोटे मतलब कामकाज जो होता है जिसको इनफॉर्मल इकोनॉमी कहते हो आप, वो इनफॉर्मल इकोनॉमी का 2/3 अपने जीडीपी का कंट्रीब्यूशन वहां से आता है। 3/4 देश के अंदर रोजगार वहां पैदा होता है, वो बर्बाद हुई। बर्बाद होने की असर मतलब धीरे से अब 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद अब नजर आ रही है आपको, और इसके चलते हुए आपके पूरे आंकड़े जो है उसके अंदर गिरावट है। अच्छा, इतनी सारी बर्बादी के बाद जो विपक्ष तो हमेशा कहता रहा, कुछ एक्सपर्ट्स भी कहते रहे, विशेषज्ञ कहते रहे, लेकिन फिर भी सरकार आम जनता में ये बताने में सफल रही कि नोटबंदी बहुत बड़ा और बहुत साहसिक कदम था। क्या ये भी विपक्ष की विफलता है या सिर्फ ये मीडिया पर नियंत्रण का मामला है? मीडिया पर नियंत्रण का मामला बहुत प्रमुख है, वो एक बात है जी। लेकिन दूसरी बात यह है कि ये सफलता के रूप में लोगों के साथ प्रभाव नहीं डल रहा। लोगों के ऊपर लोगों को प्रभावित किया जा रहा है इस सांप्रदायिक जो आपकी कैंपेन जो है इसको और तेज करते हुए। अब ये गौरक्षक कौन है, कहाँ से आ गई ये समितियां? ये तो प्राइवेट आर्मियां है ना। जैसे हिटलर मुसोलिनी ने अपने प्राइवेट आर्मी खड़ा किया था, उसी तरीके की आर्मी से आपके मॉरल पुलिसिंग। अब बताइए बेचारे शेक्सपियर को भी घसीट के ले आए हो तुम, एंटी रोमियो स्क्वाड कहते हो। अब एंटी रोमियो स्क्वाड या क्या कर्नाटक में क्या हुआ, श्री राम सेना, यानी कौन किससे दोस्ती करेगा, कौन कैसे कपड़े पहनेगा, कौन किस तरीके की जिंदगी जिएगा, ये सब वो तय करेंगे। कौन क्या खाएगा। गौरक्षा का दलितों पे और मुसलमानों पे हमला, जानलेवा हमला,
ये सब हो रहा है। तो ये है असली यंत्र जो चल रहा है देश में। सरकार और पुलिस तो रही अपनी जगह, ये जो प्राइवेट आर्मीज के चलते हुए लोगों के अंदर ये सांप्रदायिक जहर भर के उनके बीच में ये बंटवारा पैदा, इससे असली मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने की पूरी कोशिश। अच्छा, जो ये प्राइवेट आर्मी है, गोरक्षक हुए, दुनिया भर के दल, हिंदू सेना, भगत सेना, भीम सेना, परशुराम सेना, ये सत्ता दल से जुड़े हुए लोग हैं और वो ऐसा कर रहे हैं। ये कैसे हो रहा है कि उनको पब्लिक का, उनको संविधान का, कानून का, अदालत का, किसी चीज का डर नहीं है कि ये मैसेज फैलेगा और हम ये ऐसा साबित होगा कि हम संविधान विरोधी काम कर रहे हैं या हम जनता के विरुद्ध में काम कर रहे हैं, उनके हक के विरोध में काम कर रहे हैं? इसका भय नहीं है उनको, ऐसा क्यों? भाई इसलिए नहीं क्योंकि सत्ता का ही संरक्षण है उनपे। सत्ता को इस बात से डरना चाहिए कि पब्लिक जान पाएगी कि हम सांप्रदायिक हैं या हम गैर कानूनी काम लगातार कर रहे हैं। अगर सत्ताधारी पार्टी और प्रमुख पार्टी, शासक पार्टी उनको प्रोत्साहन देती है, उनके संरक्षण करती है, तो डर का है कि तो ये पूरा का पूरा ऑफिशियल पैट्रोनेज के आधार पर चल रहा है। इसलिए हम जब भी ये मांग रखते हैं पार्लियामेंट के अंदर बाहर कि इनके ऊपर पाबंदी लगाइए, कानूनी तौर पर इनको बैन करिए। अगर कानून है कहीं पर गोरक्षा के बारे में, उस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी आपकी पुलिस की है, कचहरी की है। मतलब जो उल्लंघन करता है उसको सजा दीजिए। ये कहां से आए भाई? अब ये इन सब को ले आकर आप जिस तरीके की काम करवा रहे हो, वहां से यही है कि लोगों के अंदर सांप्रदायिक जहर भरते हुए वो बंटवारा जो चाहते हो, उसके चलते हुए आपके जो जन विरोधी नीतियां जो हम चर्चा कर रहे थे पहले, उसके खिलाफ लोगों के अंदर आक्रोश जो बढ़ रहा है, उसको डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश। तो उसको जो जन विरोधी नीतियां हैं, जो फेल्योर है, क्या उसको और तगड़े ढंग से जनता के बीच ले जाने की जरूरत नहीं है? जहां मुझे लगता है कि विपक्षी फेल हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल जरूरी है। और विपक्ष से हम भी जहाँ पर वामपंथी ताकते हैं वो तो कर ही रहे हैं। बाकी विपक्ष से हमारी हुई ये पीले अब जो है, अब देखिए अब उनको भी बाई मजदूर होना पड़ रहा है कि उनको भी बाई फोर्स आना पड़ रहा है इस आंदोलन में। अब जैसे कल मंदसौर में जी, हाँ, कांग्रेस के नेता और जनता दल यूनाइटेड के नेता पहुंचे। अब सरकार कहती है कि ये फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए आए। अरे एजिटेशन क्यों हो रहा, पहले ये तो बताओ। एजिटेशन नहीं होती तो कोई जाता नहीं ना। अगर जा रहे हैं वहां पे तो ये आंदोलन की वजह से। ये आंदोलन हो क्यों रहा? जो आपने जो वायदे जो किए हैं उसके साथ गद्दारी जो किया लोगों के साथ, उसके खिलाफ ही तो आंदोलन हो रहे हैं। जी। तो आंदोलन की सृष्टि आपके वजह से। अच्छा, जैसे महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश के आंदोलन में विपक्ष लगभग एकजुट दिखा, वहां पर जाने की कोशिश या अलग अलग जगहों से विरोध करने की कोशिश, तो क्या ये आंदोलन विपक्ष की एकजुटता का एक बहाना बनेगा कि सारी पार्टियां एक साथ आकर के एक विकल्प, मजबूत विकल्प देने की कोशिश करें? आंदोलन ही मजबूर करेगा विपक्षी पार्टियों। और यही बात हम कहते आ रहे थे कि देखिए इसका जवाब मोदी साहब की और ये सांप्रदायिक जो एजेंडे की, जो हिंदुत्व की कोर हिंदुत्व के एजेंडे की, इसका जवाब होगा जनता की समस्याओं पर जन आंदोलन की ताकत। जी। और वो ताकत अपने आप बढ़ रही है। कहीं पर कुछ पार्टियां हैं हमारे जैसे जो शामिल है, कहीं पर इस आंदोलन की वजह से कई सारी पार्टियां और आ रहे हैं। अच्छी बात है, आइए, क्योंकि ये बिना देश की जनता जिंदा रहे कुछ नहीं हो सकता ना। अब ये वास्तविकता हमें नजर आ रहा है कि ये एक बड़े आंदोलन के रूप में ये बढ़ेगा अगले 3-4 महीनों में। जी। अच्छा, जैसे एक साथ आना किसी मुद्दे पर तो वो एक अलग बात है, लेकिन केंद्रीय स्तर पर एक फोर्स बन करके साथ में आना एक अलग बात है। तो क्या आगामी राष्ट्रपति चुनाव जो अभी नजदीक है उसमें किसी ऐसे फ्रंट की संभावना है? देखिए, राष्ट्रपति चुनाव तक अगर सीमित करके देखें तो वहां पर तो विपक्षी पार्टियों के बीच में एक सहमति बन चुकी है कि बेशक जीते या हारे, विपक्ष की तरफ से एक राजनीतिक लड़ाई जो है जरूर होगी राष्ट्रपति पद पर। अब वही चर्चा है, आखिरी स्टेज पर पहुंचे हैं, कौन होगा हमारा कैंडिडेट। अभी तक तो अक्सर हर बार जितनी मेरी अनुभव है, हर राष्ट्रपति चुनाव में इस समय तक तो सरकार पहलकदमी करती है और चाहते हैं कि हम चाहेंगे कि ये बने, आपके समर्थन चाहेंगे। प्राइम मिनिस्टर खुद स्वयं फोन करता है
पिछले 4 बार तो हमने सुना ये बात है, लेकिन अब ये सरकार कुछ कर नहीं रही। यही है सरकार की ये घमंड, वो उनका ये सोच है कि हम हैं, बस हमारे अलावा और कोई राय नहीं है देश में। अब ये नहीं चल सकती। अच्छा, जो भाजपा का एक नारा है कांग्रेस मुक्त भारत, जिसमें पार्टी के अलग अलग पार्टी के और कांग्रेस के भी लोग उनकी पार्टी में जा रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं कि अब कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा। और कुछ लोगों का, विशेषज्ञों का आरोप है कि दरअसल भाजपा विपक्ष मुक्त भारत चाह रही है, जिसके लिए वो अलग अलग तरह के हथकंडे अपना रही है। क्या ये आरोप सही है? बिल्कुल सही लग रहा है। कैसे? आप देखिए, जैसे अब वो पहुंचे हैं रीजनल पार्टीज के खिलाफ। अब उड़ीसा के अंदर टारगेट है वहाँ की रीजनल पार्टी बीजू जनता दल, और यहाँ पर जहाँ तक वामपंथी पार्टियां केरल में हो या त्रिपुरा में हो या बंगाल में हो, वहाँ पर पूरी की पूरी कोशिश ये है कि वामपंथी पार्टियों को जितना कमजोर कर सके कमजोर करे, क्योंकि आखिरकार वो खुद मानते हैं कि कांग्रेस से उनको उतना डर नहीं है जितना वामपंथ से, सैद्धांतिक रूप से, विचारधारात्मक रूप से और संघर्ष के रूप से। लड़ाई दक्षिण पंथ बनाम वामपंथ ही रखी जा रही है। नहीं, अब खरीद नहीं सकते हमारे कार्यकर्ताओं को। अब 116 एमपी बटे हुए हैं आज बीजेपी के लोकसभा में, जो पूर्व कांग्रेस के थे। 116। अब बताइए, मतलब 52 इसमें से ऐसे थे कि 4-5 महीने पहले चुनाव के वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गए। अच्छा, ऐसे कैसे होता है कि किसी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाना? ये पैसे की ताकत से होता है या कैंडिडेट का अपना लालच है कि वो उधर चले गए कि कोई सत्ता में आ रहा है तो अब उसकी तरफ चलो? दोनों, मतलब कई सारी चीजें काम करते हैं। अफसोस की बात है, होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन काम तो करते हैं। पैसा भी है, सत्ता की लालच भी है, और वायदे भी किए जाते हैं कि लाल बत्ती की गाड़ी मिल जाएगी आपको, माने कोई मंत्री पद, मतलब इस तरीके की बातें करते हैं। लेकिन इससे जो है ये राजनीति नहीं है, ये व्यापार है। राजनीति को व्यापार पर उतार लिया है। अपनी जो उद्देश्य है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, कि ये हमारी धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणतंत्र, सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, उनके हिसाब से कट्टरपंथी एक हिंदुत्व राष्ट्र में बनाना, वो उनका उद्देश्य। वो चलता रहेगा, और बाद ये व्यापार भी चलता रहेगा। और यह व्यापार को कितना व्यापक बनाएंगे आप, उतना सुविधा रहेगा उस एजेंडे को लागू करना। अब इसी का सामना करना पड़ेगा, अगर जिस भारत को आप और हम जानते हैं उसको हम बचाना चाहते हैं। अच्छा, जो बात आप कह रहे हैं, यही बात अमित शाह कह रहे हैं, जो अभी कुछ दिन पहले लगातार बंगाल में बने हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि अब अगला गढ़ जो है बंगाल है, जिसको जीतना है, उसको एक प्रतीक रूप में वो ले रहे हैं। और बंगाल में उन्होंने कोशिशें भी शुरू कर दी हैं, प्रचार शुरू हो गया है, कार्यकर्ता उनके घर घर जा रहे हैं। तो जो बीजेपी बंगाल में जो चुनौती पेश कर रही है, उससे कैसे निपटेंगे? जैसे पूरे देश के अंदर निपट रहे हैं, बंगाल के अंदर भी। और ये चुनौती जो बीजेपी की बंगाल में जो बढ़ रही है, अफसोस की बात यह है कि वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस भी बीजेपी का बहुत मदद कर रही है। अच्छा, कैसे हो रहा है? तृणमूल कांग्रेस का पूरा मतलब उनकी कामयाबी है अभी तक आप देखेंगे तो वो ये मुस्लिम कट्टरपंथी को प्रोत्साहन देते हुए ममता जी। और जितना वो प्रोत्साहन ममता जी देगी उतना रिएक्शन होगा मतलब बीजेपी के लिए। और ये एक बहुत खतरनाक बात है, सिर्फ बंगाल के लिए नहीं, पूरे मुल्क के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ, याद रखिएगा आप, 15 अगस्त 1947 महात्मा गांधी लाल किले पे नहीं थे, बंगाल में थे। पूरी देश जश्न मना रही थी आज़ादी की, लेकिन गांधी जी बंगाल में आमरण अनशन पे थे। क्यों? वो नौखाली में जो दंगे हो रहे थे, उस दंगों को रोकने के लिए। पूरे कलकत्ता, पूरे बंगाल में ये हिंसा जो उस समय हुई पार्टीशन में, अफसोस है लोग भूल जाते हैं, बंगाल के अंदर ये हिंसा बहुत ही व्यापक था और बहुत ही खतरनाक। अब वहां से बंगाल को उठाकर एक वामपंथी गढ़ के रूप में, यानी एक धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक गढ़ के रूप में बनाने में वामपंथियों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। अब अगर ये फिर शुरू हो रहा है, ये कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म जिसे कहते हो आप, एक तरफ से हिंदू कट्टरपंथी और दूसरी तरफ से मुसलमान कट्टरपंथी, अगर वो हालत बंगाल में पैदा होगी तो इसका खतरा सिर्फ बंगाल की बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए, और खास तौर पे बगल में बांग्लादेश।
वहाँ पर इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का सभी को पता है, मतलब वो जो है, और वो अगर इसके साथ जुड़ाव तो पहले से ही है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में। ये बहुत खतरनाक अच्छा, तो इसका सामना बंगाल में कैसे होगा? क्या कोई मोर्चा बनेगा? क्या वाम दल और ममता एक साथ आ सकते हैं? अगर ममता को ये उनकी ये रुझान छोड़नी पड़ेगी जो अभी कर रही है, जिनके चलते हुए ये बीजेपी को, मगर अगर वो कट्टरता को उकसाना अगर बंद करें तो इसकी संभावना है कि वामदल और ममता भी एक साथ आ सकते हैं। लेकिन वो संभावना तृणमूल कांग्रेस खुद नहीं चाहेगी ना। उनको एक डोरे से वो बीजेपी का भी मतलब पल्लू पकड़े हुए हैं, वरना नारदा शारदा में उनके सब नेता जाएंगे। अब इससे एक सीबीआई का जो दुरुपयोग जो हो रहा है पहले कभी नहीं देखा। तो अपने हिसाब से स्विच ऑफ और ऑन करती है बीजेपी। अगर ममता थोड़ी एंटी बीजेपी बिगड़ गई तो 2-4 उनके नेताओं को गिरफ्तार कर ली, उसके बाद फिर स्विच ऑफ हो जाता फिर स्विच ऑन हो जाता। अब ये इस खेल में अब उनके ऊपर ये विश्वास नहीं है कि वो बीजेपी को डटकर सामना करेगी, उनकी लालच है। मतलब अगर उनकी तरफ से ये दृढ़ता हो जाए, प्रतिबद्धता, तो आप एक मोर्चे के लिए तैयार हैं? तब तो वो तृणमूल पार्टी नहीं होगी ना। अगर ये सब हो जाए तो वो तृणमूल पार्टी तृणमूल थोड़ी रहेगी, वो पार्टी कुछ और हो जाएगी। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया, नमस्कार।